मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में वंशागति तथा विभिन्नता के अंतर्गत बताया था कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है और मेंडल कौन थे और उन्होंने अपने कौन से नियम दिए। तो आज हम अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए थे और क्यों मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने विभिन्न प्रयोग किए थे और उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक 10,000 प्रयोग मटर के पौधों पर किए और उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उनके आधार पर कुछ नियम बनाए थे। वो नियम हैं, पहला है प्रभाविता का नियम, इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसे हम युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेकंड नियम है, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से मेंडल ने ये जो 3 नियम दिए, इनमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ, तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन नियम को समझने के पहले हम थोड़ा देखें कि मेंडल ने जब मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे तो उन्होंने जब अपना पहला प्रभाविता का नियम बताया था, उसके पहले उन्होंने ये बताया कि कोई भी जीव अगर उसमें 2 विपरीत लक्षण हैं, मान लीजिए उन्होंने मटर के पौधे का जब चुनाव किया तो मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण थे। लंबा पौधा, छोटा पौधा, लाल फूल वाला पौधा, सफ़ेद फूल वाला पौधा, सिकुड़े हुए मटर के दाने वाला पौधा, फूले हुए मटर के दाने वाला पौधा, पीली फली का होना, हरी फली का होना, इस तरह से कुल 7 विपरीत लक्षण उन्होंने लिए थे। और जब उन्होंने अपने ला दिए तो उसके पहले उन्होंने इन लक्षणों को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का यूज़ किया था। तो हम देखें मटर के पौधे में उन्होंने कौन से प्रतीक चिन्हों का यूज़ किया। जैसे उन्होंने जब लंबे पौधे का प्रयोग किया तो लंबे पौधों को उन्होंने कैपिटल टी कारक से बताया। उनका कहना था कि किसी भी जीव में उसके लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए कारक होते हैं। आज हम क्या जानते हैं कि जीवों में लक्षण को अभिव्यक्त कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। आज हम जानते हैं कि लक्षणों की अभिव्यक्ति जो है वो गुणसूत्र के द्वारा होती है, लेकिन मेंडल के समय गुणसूत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको कारक कहा। और कारक में भी लंबेपन के कारक के लिए उन्होंने, मतलब किसी भी कारक के लिए उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का यूज़ किया था। तो लंबे पौधे में लंबेपन के कारक को उन्होंने कैपिटल टी से दर्शाया था और बौने पौधे के लिए उन्होंने इसी लक्षण को, जो कैपिटल टी लंबेपन का है और बौनेपन के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, उन्होंने देखा कि अगर किसी जीव में एक लक्षण के 2 रूप होते हैं तो एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण के लिए उन्होंने कैपिटल शब्द का यूज़ कर लिया था और अप्रभावी लक्षण के लिए उन्होंने स्मॉल शब्द का यूज़ कर लिया था। ऐसे ही अगर रेड फ्लावर
यानी कि लाल फूल वाले पौधे, अगर ये लाल फूल वाले पौधों के लिए उन्होंने कैपिटल RR लिया, अर्थात इसी से पता चल जा रहा है कि लाल फूल वाले पौधे कैसे थे, प्रभावी लक्षण वाले। और वाइट फूल, वाइट फ्लावर या सफ़ेद फूल वाले पौधों के लिए उन्होंने स्मॉल RR शब्द का यूज़ किया था। तो ये चिन्ह देखने के बाद अब हम देखेंगे कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो किसी भी जीव में उसके लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं। पहले तो मेंडल ने सोचा था कि किसी जीव में लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए 1 कारक होता है, पर उन्होंने फिर सोचा कि अगर मान लीजिए किसी लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए 1 कारक होता है और 1 कारक अगर होगा और अगर वो 1 कारक मेल के पास होगा और वही 1 कारक फीमेल के पास होगा, तो अगली पीढ़ी में कारक कितने हो जाएंगे? 2। फिर अगली पीढ़ी में कितने हो जाएंगे? 4। फिर अगली पीढ़ी में 8। तो उनको खुद अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने बताया कि नहीं, एक लक्षण को व्यक्त करने के लिए एक जीव के अंदर 2 कारक पाए जाते हैं और इसीलिए उन्होंने लंबेपन को दर्शाने के लिए कैपिटल TT 2 कारक लिए, बौनेपन को दर्शाने के लिए स्मॉल TT 2 कारक लिए, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल RR, स्मॉल फ्लावर के लिए स्मॉल RR। तो सबसे पहले उन्होंने इन कारकों का चुनाव किया और फिर अब हम देखें कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो इस नियम को समझने के लिए हम उदाहरण से समझते हैं। जब मटर के लंबे और बौने पौधे में संकरण कराया जाता है, संकरण यानी आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो हम देखें पहला पौधा है P1 यानी पहला पेरेंट है। मान लीजिए P1 के रूप में क्या लिया? लंबा पौधा। तो लंबा पौधा के लिए कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? कैपिटल TT। इसी तरह से P2 यानी दूसरा पेरेंट, तो उस दूसरे पेरेंट के लिए कौन सा पौधा लिया? बौना पौधा। ये हम मेंडल का प्रभाविता का नियम समझ रहे हैं, तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला पौधा P1 जिसके पास कैपिटल TT कारक हैं और पौधा कैसा है? लंबा। दूसरा पौधा P2 जो बौना पौधा है और उसके कारक को उसी अंग्रेजी के अक्षरों से स्मॉल लेटर से दर्शाया। अब ये जो P1 और P2 माने पहला पेरेंट और दूसरा पेरेंट, इनके शरीर में किसका निर्माण होगा? युग्मक का। युग्मक यानी परागकण और अंडाणु का। तो इसमें जो युग्मक बनेंगे वो सारे युग्मक स्मॉल T वाले होंगे। जितने भी युग्मक बनेंगे वो स्मॉल T वाले होंगे और लंबे पौधे में जितने भी युग्मक बनेंगे वो कैपिटल T वाले होंगे। तो यहाँ हम लिख दें कि ये युग्मक क्या निर्माण हो रहा है? युग्मक या गैमेट्स का निर्माण हो रहा है और वो गैमेट्स बहुत सारे होंगे। वो तो हमने बताया है कि बौने पौधे के सारे युग्मक स्मॉल T वाले और लंबे पौधे के सारे युग्मक कैपिटल T वाले। जब इनमें आपस में संयोग होगा यानी पर परागण की क्रिया होगी तो F1 जनरेशन का निर्माण होगा और F1 जनरेशन के पास लंबे पौधे का कैपिटल T कारक आएगा और बौने पौधे का स्मॉल T। अब यहाँ पर हम बार बार जो कारक शब्द यूज कर रहे हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मेंडल के समय में गुणसूत्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाली इस रचना को कारक कहा था। तो F1 पीढ़ी, ये जो F1 पीढ़ी बन गई है या F1 जनरेशन बन गई है, इस F1 जनरेशन के पास लंबेपन का कारक भी है और बौनेपन का कारक भी है, परंतु ये सारे पौधे जब इनके बीज को उगाया जाता है तो ये सारे के सारे पौधे जो हैं वो लंबे ही बनते हैं और इसको हम बोलते हैं संकर लंबे या हाइब्रिड टाल। इसका क्या नाम दे दिया हमने? हाइब्रिड टाल। अब ये फिर से देखिए, एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था और इन लंबे और बौने पौधे में जब युग्मक का निर्माण हुआ तो बौने पौधे के सारे युग्मक स्मॉल T वाले थे और लंबे पौधे के सारे युग्मक कैपिटल T वाले। जब इनमें इन दोनों पौधों में पर परागण की क्रिया हुई यानी या तो इस पौधे के परागकण इसकी वर्तिकाग्र पे गए होंगे या इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र पे, जो F1 पीढ़ी बनी उसके सारे पौधे कैसे थे? देखने में लंबे थे, तो उसको हमने लिखा संकर लंबे। हाइब्रिड टाल या संकर लंबे क्यों लिखा?
हाइब्रिड टाल या संकर लंबे इसलिए लिखा क्योंकि वो उसकी जीन की संरचना कैसी है या उसके कारक कैसे हैं, एक लंबेपन का कारक है और एक बौनेपन का, पर सारे के सारे पौधे लंबे हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में किसी एक पेरेंट के गुण आते हैं। आप इस चित्र में देखिए, ये लंबा पौधा था और बौना पौधा था, और इस पहली पीढ़ी में किसके लक्षण आए, केवल लंबेपन के। यानी जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उन दोनों पेरेंट में से किसी एक के लक्षण आते हैं, और जिसके भी लक्षण आते हैं वो गुण उसका प्रभावी गुण कहलाता है। अर्थात मटर के पौधे में पौधे का लंबा होना और बौना होना, ये जो दो लक्षण हैं, इसमें से लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है। तो आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम समझ में आया होगा। मेंडल ने बताया कि जब हम दो अलग अलग पौधों को लेते हैं और उसके पास दो विपरीत लक्षण होते हैं तो उनमें से एक पेरेंट के लक्षण ही पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और जिस पहली पीढ़ी में जो भी पेरेंट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया इस प्रयोग में कि जब हम लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण करा रहे हैं तो लंबेपन का लक्षण F1 पीढ़ी में आ रहा है, अर्थात लंबा पौधा होना प्रभावी लक्षण है और बौना पौधा होना अप्रभावी लक्षण है। तो ये मेंडल का प्रभाविता का नियम है। इसी प्रयोग को बिल्कुल हम दूसरे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, लाल फूल का होना और सफ़ेद फूल का होना। तो देखिए, इसी को हम इधर एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हम एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा लेते हैं, तो लाल फूल वाले पौधे को हम कैपिटल RR, ये हमारा पहला P1 पौधा जो कि लाल फूल वाला है, जिसको हमने कैपिटल RR से दर्शा दिया, लिख दिया लाल फूल वाला पौधा। इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, P2, यानी एक सफ़ेद फूल वाले पौधे के साथ करा रहे हैं, इसलिए उसका संकेत होगा स्मॉल RR। और फिर इनमें जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल R वाला और स्मॉल r वाला। और जो पहली पीढ़ी बनेगी ये तो होगा युग्मक, युग्मक माने गैमेट, और जब इनकी पहली पीढ़ी बनेगी तो उसके पास कैपिटल R और स्मॉल r का गुण होगा। और सारे के सारे फूल जो हैं वो देखने में कैसे होंगे, लाल रंग के, यानी सारे जितने भी नए पौधे बनेंगे वो लाल फूल वाले पौधे बनेंगे। तो ये क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर फूल का जो लाल रंग है ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। लाल रंग होना कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है, किसी भी जीव में अगर दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे होते हैं तो उनमें से एक लक्षण प्रभावी होता है और एक अप्रभावी, और प्रभावी लक्षण ही हमेशा पहली पीढ़ी में दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर ये हमने F1 जनरेशन देख ली थी, इसी की हम F2 जनरेशन भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी F2 जनरेशन देखें तो जब हम इन पौधों में क्या होने दें, स्वपरागण। ये जो लंबे पौधे हैं, F1 पीढ़ी के पौधे कैसे थे, हाइब्रिड टाल थे। कैसे पौधे थे, संकर लंबे या हाइब्रिड टाल थे। अगर इनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो हम इनकी F2 पीढ़ी देख सकते हैं, और हम देखेंगे कि इनकी जो F2 पीढ़ी है उसमें क्या सारे पौधे लंबे बनते हैं या नहीं बनते। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दें हम, स्वपरागण। क्यों लिखा हमने स्वपरागण, क्योंकि ये जो F1 जनरेशन बनी है, ये जो F1 जनरेशन है जिसके सारे पौधे हाइब्रिड टाल हैं, इनमें अब हम इन्हीं पौधों में क्या होने दें, स्वपरागण। मतलब इन पौधे के उसी के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो जब स्वपरागण होगा तो स्वपरागण के बाद जो बीज बनेंगे फिर हम उनको लगाएंगे तो उनमें हमको 4 प्रकार के पौधे दिखाई देंगे। या तो वो शुद्ध लंबे वाले दिखाई देंगे,
या फिर वो संकर लंबे वाले दिखाई देंगे या वो हमको शुद्ध बौने दिखाई देंगे। तो ये रिजल्ट कैसे आया इसको हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ये देख लीजिए आप कैसे आया ये रिजल्ट। मान लीजिए ये F1 पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी थी उस F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। अब इन पौधों में अगर स्वपरागण हुआ तो हम इसको चेकर बोर्ड से समझें, इसके युग्मक कैसे बने होंगे। जो युग्मक बने होंगे तो इस पौधे के ऊपर पुष्प लगे होंगे और उनमें नर और मादा युग्मक बने होंगे। तो ये नर और मादा का ये चिन्ह है, मेल और फीमेल गैमिट का या पराग कणों का और अंडाणु का चिन्ह है। तो सारे जो युग्मक हैं वो या तो कैपिटल टी वाला या स्मॉल टी वाले। जब इन युग्मक के बीच में संयोग हुआ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, इस तरह से युग्मक बने होंगे। जब इनका संयोग होगा तो कैपिटल टी मिलकर इस तरह की एक पौधे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर इस तरह के पौधे बनेंगे, ये स्मॉल टी कैपिटल टी मिलकर फिर इस तरह के पौधे बनेंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला, और स्मॉल टी मिलकर इस तरह। तो ये 4 प्रकार के पौधे बने, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 माने टोटल 3 प्रकार हैं यहाँ। तो देखिए ये कैपिटल टी वाले, ये देखिए ये जब हमने F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया तो सबसे पहले कैपिटल टी वाले यानी शुद्ध लंबे, इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी वाले को शुद्ध लंबे। तो शुद्ध लंबे पौधे कितने % बने, 25%। ये शुद्ध लंबे कितने बन गए, 25%। फिर ये जो दूसरा प्रकार हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, तो ये 50% तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने % पौधे बन गए, 50% पौधे ऐसे बन गए जो देखने में तो लंबे हैं लेकिन उनके जीन की संरचना कैसी है, हाइब्रिड या संकर प्रकार की है। और ये पौधे कैसे बन गए, शुद्ध बौने। तो ये शुद्ध बौने जो पौधे बने ये कितने % बने, 25%। तो हम क्या देख रहे थे, मेंडल का प्रभाविता का नियम। क्या कहता है मेंडल का प्रभाविता का नियम, किसी भी जीव के अंदर 2 विपरीत लक्षण हो सकते हैं। मान लीजिए कि मटर के कुछ पौधों में लंबेपन का गुण हो सकता है और कुछ पौधों में बौनेपन का गुण हो सकता है, या मटर का उदाहरण ना लें, हम किसी और जीव का भी ले लें, तो 2 विपरीत लक्षण हो सकते हैं। और जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों या जीवों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और मेंडल ने बताया था कि जब भी हम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही आएगा, और इसे ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो हमने 2 उदाहरणों से देखा था। अगर लंबे और बौने पौधे में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में लंबे ही बनेंगे क्योंकि लंबापन यहाँ पर प्रभावी लक्षण है। ऐसे ही अगर लाल फूल और सफ़ेद फूल में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में लाल फूल वाले पौधे ही बनेंगे क्योंकि लाल रंग का फूल होना प्रभावी लक्षण है। अब मेंडल का जो दूसरा नियम था वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो भी हम यहीं से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंबे और बौने पौधे में जब संकरण कराया तो जो युग्मक बने थे उनके पास एक एक कारक आया था और वो कारक आपस में मिलकर एक साथ F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में आ गए। लेकिन जब F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ तो ये जो युग्मक थे इन्होंने एक दूसरे के लक्षण को, जैसे लंबेपन ने बौनेपन के लक्षण को दबाया जरूर था परंतु उसको नष्ट
नहीं किया था, अर्थात युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। तभी तो जब लंबेपन और बौनेपन का कारक साथ में थे और उसके बाद जब F2 पीढ़ी में वो फिर से अलग अलग, ये देखिए लंबेपन और बौनेपन के कारक कैसे हैं, बिल्कुल साथ में हैं। लेकिन जब नर और मादा युग्मक का निर्माण हुआ, नर और मादा युग्मक का निर्माण हुआ अर्थात परागकण और अंडाणुओं का निर्माण हुआ, तो किसी परागकण के पास कैपिटल टी पहुंचा और किसी के पास स्मॉल टी। इसी तरह से किसी अंडाणु के पास कैपिटल टी वाला कारक पहुंचा और किसी अंडाणु के पास स्मॉल टी, अर्थात युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। यहाँ फिर देखें कि लंबे पौधे और बौने पौधे से जब युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक के बाद F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक ने आपस में मिलकर हाइब्रिड टाल पौधे बनाए, दोनों युग्मक साथ में आ गए। लेकिन जब फिर से F2 पीढ़ी बनी तो वो युग्मक एक दूसरे से फिर अलग हुए, और जब वो अलग हुए तो ये लंबेपन का और ये बौनेपन का युग्मक, और इनने जब F2 पीढ़ी बनाई तो 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे, ये 50% कैसे पौधे बने, संकर लंबे पौधे, और 25% शुद्ध बौने पौधे बने। तो यहाँ पर हमने 2 नियम आपको बता दिए, और ये जो पौधे बन रहे हैं ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक आपस में मिलकर जब F1 पीढ़ी बनाएंगे और F1 पीढ़ी के बाद जब अगली पीढ़ी के लिए उनके फिर युग्मक बनेंगे तो युग्मक अपनी शुद्धता को नहीं खोते हैं। तो इस तरह आज हमने आपको मेंडल के 2 नियम बता दिए, पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है, किसी भी जीव में अगर 2 विपरीत लक्षण वाले जीव होते हैं या 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे होते हैं तो F1 पीढ़ी में उन दोनों में से जब हम क्रॉस कराते हैं तो किसी एक का लक्षण जाता है, और जिसका लक्षण जाता है वो प्रभावी लक्षण, और वो पौधा प्रभावी पौधा कहलाता है, और इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और युग्मकों की शुद्धता बिल्कुल बनी रहती है। F2 पीढ़ी में जब F2 जनरेशन बनती है तो फिर से वो युग्मक अपने आप को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रभाविता के नियम में एक कारक प्रभावी और एक अप्रभावी है। तो प्रभावी कारक अप्रभावी के गुण को दबाता जरूर है, परंतु वो अप्रभावी के गुण को नष्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये दोनों नियम आप पढ़ेंगे अच्छे से कि प्रभाविता का नियम क्या है और युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, और इस तरह से रे डायग्राम बनाते हुए आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे।